चलो जी, मेरे ख्याल से अब स्टार्ट करें हम हमारा टॉपिक रेशियो एनालिसिस। सो प्यारे दोस्तों, हमने पहले भी डिस्कशन किया था रेशियो एनालिसिस क्या होता है। व्हाट इज रेशियो एनालिसिस? कोई प्यारा मेरे को जरूर बता सकता है? बताओ। डिफाइनिंग रिलेशन बिटवीन टू फाइनेंशियल वेरिएबल्स। प्यारे दोस्तों, दो फाइनेंशियल वेरिएबल ले लो या दो फाइनेंशियल इवेंट ले लो। मैंने फाइनेंशियल वेरिएबल वर्ड यूज किया, वेरिएबल की जगह फाइनेंशियल इवेंट। दो फाइनेंशियल इवेंट के बीच में कोई भी रिलेशन हम डिफाइन करें, दैट इज कॉल्ड रेशियो एनालिसिस। तो रेशियो एनालिसिस के अंदर फाइनेंशियल इवेंट बोले तो जो अकाउंट से डाटा आ रहा है, जिनको फाइनेंशियल बोले तो मनी में प्रेजेंट कर सकते हैं। रेशियो एनालिसिस की एक प्रॉब्लम है, ऐसा कोई डाटा जिसे मनी में आप प्रेजेंट नहीं कर सकते तो आपको उसको रेशियो एनालिसिस की हेल्प से उसे एनालाइज नहीं कर सकते। प्यारे दोस्तों, कोई मुझे बताओ, यहाँ पर एक टॉपिक और आता है और एक बार एग्जाम में आया हुआ है, फाइनेंशियल अकाउंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं। सब ध्यान से सुनना, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लेना यहाँ पे नोट्स बना के। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के क्या कुछ लिमिटेशन है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिमिटेशन। फाइनेंशियल स्टेटमेंट से हमें फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है, हमारी हेल्थ वेल्थ पता चलती है। फिर भी उसके बावजूद भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कुछ लिमिटेशन है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट की अगर कोई भी लिमिटेशन है तो उससे हम एनालिसिस कर रहे हैं, तो एनालिसिस की भी वही लिमिटेशन होगी। एनालिसिस के क्या क्या टूल थे, कोई याद दिला दो? पहला टूल कंपैरेटिव स्टेटमेंट, दूसरा टूल कोई याद दिलाओ? कॉमन साइज गुड स्टेटमेंट, बहन कीर्ति, कॉमन साइज स्टेटमेंट। तीसरा टूल ट्रेंड ट्रेंड एनालिसिस। एनालिसिस। चौथा टूल हम ये कर रहे हैं रेशियो एनालिसिस। और पांचवा टूल कैश फ्लो स्टेटमेंट। इन पांचों की स्टेटमेंट की लिमिटेशन वही है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। फाइनेंशियल स्टेटमेंट कोई बता दो क्या क्या काम नहीं कर सकती? मैं एक वर्ड लिखता हूं, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। आप जरूर जानते होंगे, कोई बता दो टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या होता है? इन्फ्लेशन। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है वैसे वैसे पैसे की कीमत वही है या घटती जा रही है? सब बताओ। घटती जा रही है। घटती जा घटती रही जा है। रही है। आपने हम बैलेंस शीट के अंदर पीएनएल अकाउंट में जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं, 4 लाख की मान लीजिए कोई असेट्स खरीदी, कोई प्लॉट खरीदा 4 लाख रुपए का, तो 10 साल पहले 4 लाख की कीमत कुछ और होगी, आज कुछ और है, लेकिन वो प्लॉट 4 लाख का ही चलता आ रहा है। उसके अंदर टाइम वैल्यू ऑफ मनी कितनी बढ़ गई कितनी घट गई वो नहीं दिखाई जाती। कोई और बताओ। इसी कारण से टाइम के जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी की इंपॉर्टेंस है, कितनी पैसे की कीमत बढ़ गई या घट गई, इसका अंदाजा हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पता ही नहीं चलता। और जिसका अंदाजा हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट से नहीं पता चला, उसका उसके एनालिसिस से भी नहीं पता चलेगा। तो ध्यान से पॉइंट को लिखते रहना। कोई और बताओ फाइनेंशियल विंडो स्टेटमेंट। ड्रेसिंग। तेज से दोस्त। हाँ बहुत बढ़िया बोला, तेज से बोलो प्रणय। विंडो ड्रेसिंग। विंडो बहुत ड्रेसिंग। बढ़िया, बहुत बढ़िया दोस्त। विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग कोई बता दो? प्रणय ने बहुत अच्छा शब्द बोला। विंडो ड्रेसिंग क्या होता है? मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स। हाँ, मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट। हम अकाउंट बनाते वक्त हम डेटा को मैनिपुलेट करते हैं और अपने तरीके से कम या ज्यादा दिखाते हैं। सो विंडो ड्रेसिंग करके हम या तो अपना फायदा या तो घाटा ज्यादा एक्सेसिव करके दिखाते हैं, जो रियलिस्टिक नहीं होता। अगर हमारी विंडो ड्रेसिंग है हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, तो उसको एनालाइज भी जो हम करेंगे वो भी ठीक रिजल्ट्स नहीं आएंगे। प्यारे दोस्तों, और कोई बता सकता है? वेरी गुड, क्वालिटेटिव। बहुत बढ़िया। कोई ऐसे कंसेप्ट, हम एक चीज इसको क्वालिटेटिव एस्पेक्ट को कहने के लिए मैं ऐसे इवेंट्स कहता हूं, ऐसे इवेंट जिनको मनी के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकते, ऐसे इवेंट्स, दोज विच आर नॉट कन्वर्टेड इन मनी, वो उन इवेंट्स को हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं दिखा सकते। अगर कोई मेरे को बता सकता है ऐसा कोई इवेंट जिसे हम पैसे में कन्वर्ट नहीं कर सकते बट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बिजनेस? गुडविल। लॉयल्टी ऑफ एम्प्लॉय। हाँ बिल्कुल सही प्यारे दोस्त, वेरी गुड। बिजनेस के अंदर मालिक और वर्कर के बीच में, मैनेजमेंट और वर्कर के बीच में कैसा रिलेशन है, ये रुपीस में नहीं प्रेजेंट कर सकते, लेकिन किसी भी बिजनेस की सक्सेस के लिए बहुत जरूरी है। सो ऐसे इवेंट जिसे हम मनी में कन्वर्ट नहीं कर सकते, वो इसके अंदर नहीं दिखाए जा सकते। प्यारे दोस्तों, कोई और कोशिश करो। बहुत सारे बनते हैं, बहुत सारे बनते हैं। मैं एक लिखता हूं, शायद तुम उसको बता दो। हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट क्या था?
सर जिसको कॉस्ट पे ली जाती है उसी पे दिखाते हैं एसेट्स को। प्यारे दोस्तों सारी एसेट्स को तो कॉस्ट पे दिखाते हैं, जबकि उसकी मार्केट वैल्यू तो कुछ कम ज्यादा होती है। तो इस कारण से हमारे जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो आज की मार्केट वैल्यू को रिफ्लेक्ट नहीं करते। किसको रिफ्लेक्ट नहीं करते? नॉट मार्केट वैल्यू। रिफ्लेक्टेड द प्रेजेंट मार्केट वैल्यू। फर्स्ट पॉइंट तो यही है, फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट टाइम वैल्यू ऑफ मनी को प्रेजेंट नहीं करते। टाइम वैल्यू ऑफ मनी बिल्कुल अलग है। ये हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट है। 10 साल पहले हमारी 1 लाख की थी, आज बाजार में उसकी वैल्यू बढ़ गई है, तो वो एप्रिशिएटेड वैल्यू हम दिखाते ही नहीं। आ गया ना समझे? दोनों में सर फर्क है। टाइम वैल्यू होने में भी तो हम यही बात कर रहे हैं कि जो नहीं नहीं, टाइम वैल्यू घटती मनी है से बस एप्रिशिएशन तो लगता ही नहीं है दोस्त, खाली घटती घटती है। जमीन खरीदी, प्लॉट की कीमत बढ़ गई, वो तो हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट में नहीं आएगी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी के कारण तो वो घट जानी चाहिए, तो लेकिन उसकी कीमत बढ़ गई तो आज की वैल्यू पे उसे नहीं दिखाते, तो प्रेजेंट मार्केट वैल्यू पे उसे प्रेजेंट नहीं करते। नहीं करते ना? यस सर। सो प्यारे दोस्तों मैंने कुछ लिमिटेशन लिखी। ये लिमिटेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट की भी हैं और एनालिसिस की भी हैं। एनालिसिस में हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी को प्रेजेंट नहीं कर पाते, विंडो ड्रेसिंग के कारण एक्यूट राइट पोजीशन ऑफ द बिजनेस नहीं आती। ऐसे इवेंट जिनको मनी में मेजर नहीं करते उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आते ही नहीं, इसीलिए उनका एनालिसिस भी नहीं हो सकता। हम फाइनेंशियल अकाउंट बनाते वक्त बहुत सारे कंसेप्ट और कन्वेंशन यूज करते हैं जो कि बहुत समय रियलिस्टिक नहीं है। जैसे कि हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट के अंदर हमने कोई जमीन खरीदी, 100 साल पहले 5 लाख की खरीदी, तो आज की बैलेंस शीट में बेची नहीं तो 5 लाख की होगी, जबकि आज तो वो 500 करोड़ रुपए की हो गई होगी, तो प्रेजेंट वैल्यू को रिफ्लेक्ट नहीं करती। सर तो गवर्नमेंट ही हटा के नहीं देती वाला कन्वेंशन जो है नहीं दोस्त, हिस्टोरिकल उसके कॉस्ट कुछ फायदे हैं और कुछ घाटे भी हैं, तो इसीलिए हटाया नहीं जा सकता। सो आगे चलते हैं प्यारे दोस्तों। अब हमने कोई दो फाइनेंशियल इवेंट्स लिए, दो फाइनेंशियल वेरिएबल लिए, उनके बीच का रिलेशन डिफाइन कर दिया और उससे कुछ एनालाइज कर लिया कि हमारा क्या अच्छा क्या बुरा। दिस इज कॉल्ड रेशियो एनालिसिस। प्यारे दोस्तों आगे चलते चलेंगे, सब बिल्कुल ध्यान से देखते रहना, किसी को नहीं आया तो पूछना। प्यारे दोस्तों टाइप्स, ये रेशियो एनालिसिस के अंदर हम कितने टाइप की रेशियो पढ़ेंगे इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। नोट सब बनाते रहना प्यारे दोस्तों। रेशियो एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस के अंदर हम सारी रेशियो एनालिसिस में बहुत तरह की रेशियो पढ़ेंगे, जिसे मोटे तौर पर 4 भागों में बांटते हैं। सबसे पहली टाइप है प्यारे दोस्तों प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। बिल्कुल सावधानी से बनाते रहना प्यारे दोस्तों। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिट अर्निंग कैपेबिलिटी को प्रेजेंट करती हैं। किसको प्रेजेंट करती हैं? प्रॉफिट अर्निंग कैपेबिलिटी को। प्यारे दोस्तों प्रॉफिट अर्निंग कैपेबिलिटी की ये प्रॉफिटेबिलिटी रेशो कोई मित्रों ने पढ़ा होगा, परसेंटेज में निकालते हैं, टाइम्स में निकालते हैं, इश्यू में निकालते हैं। रेशो 3 तरीकों से निकाली जा सकती है, या तो परसेंटेज में, या टाइम्स में, या फिर इश्यू में। कोई याद दिला दो, किसी ने जरूर पढ़ रखा होगा प्रॉफिटेबिलिटी। परसेंटेज। बिल्कुल दोस्त, परसेंटेज में जनरली निकलती है। सो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो हमारी किस चीज को रिप्रेजेंट करती है? प्रॉफिट अर्निंग कैपेबिलिटी। हम कितना कमाते हैं, कितना ज्यादा कमाते हैं, कितनी एफिशिएंसी है हमारी। सो प्यारे दोस्तों सेकंड टाइप ऑफ रेशियो इज कॉल्ड टर्नओवर रेशियो। कौन सी रेशियो? टर्नओवर रेशियो। अब ये बहुत अच्छी है, इसे थोड़ा डीपर चलेंगे। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो तो नाम से ही पता चल रहा था भाई, प्रॉफिट अर्निंग कैपेबिलिटी को प्रेजेंट करती हैं। अब सवाल ये उठता है कि टर्नओवर रेशियो क्या है, ये किस चीज को प्रेजेंट करती हैं? प्यारे दोस्तों अब इसको बड़े ध्यान से सुनना। सोच करो हम अपने कोई मुझे बता सकता है, पहले आपसे ओपिनियन मांगता हूं, क्या टर्नओवर रेशियो सेल्स। बोले तो क्या? सेल। सेल नहीं प्रशांत दोस्त, सेल टर्नओवर से लेना देना नहीं यहाँ पे। कोई और बताओ, कोई और बताओ। टर्नओवर का बहुत सारे लोग अकाउंट्स में बहुत बारी सेल मानते हैं, तो यह सेल से लेना देना नहीं। कोई और बता सकता है व्हाट डू यू मीन बाय द टर्नओवर? कितने कितना कैश इनफ्लो आया है। गुड विद गुड। प्रॉफिट। नहीं दोस्त बिल्कुल भी नहीं, वो तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में आ गया। प्यारे पूरे दोस्त साल कितना कैश इनफ्लो आया है। नहीं दोस्त बिल्कुल भी नहीं, वो तो कैश फ्लो रेवेन्यू। स्टेटमेंट में आएगा ना, बिल्कुल भी रेवेन्यू नहीं। ओपिनियन रखो अपनी, कोई बात नहीं, होने दो गलती सर को। एम्प्लॉय जो ऑर्गेनाइजेशन से लीव कर रहे हैं। नहीं दोस्त नहीं, वो लेबर टर्नओवर होती है खास
टर्नओवर में तो बहुत सारी चीज लेते हैं। प्यारे दोस्तों मैं एक एग्जांपल लेता हूं, आप उससे समझ पाएंगे, बड़े ध्यान से सुनना। मैं इसके एग्जांपल के लिए मित्र मयंक को ले लेता हूं, बड़े ध्यान से सुनना। सपोज करो मयंक उदीनिया को ले लेते हैं। मयंक उदीनिया का करोल बाग के अंदर बड़ा शोरूम है। कहाँ है सब बोलो जरा, तेज से बोलो, के बेसिक कंसेप्ट है, बड़े ध्यान से सुनना। कहाँ करोल बाग। शोरूम है? करोल बाग करोल मार्केट के बाग। अंदर बहुत बड़ा शोरूम है। मयंक उदीनिया बड़ा सेठ आदमी है, शोरूम है क्योंकि उसका, वो अपनी दुकान के अंदर, बड़े ध्यान से सुनना, मेरे को जवाब देना इसके बाद, 50 लाख का माल रखता है। कितने लाख रुपए का? सब बताओ। 50 लाख का। 50 लाख। प्यारे दोस्तों 50 लाख का माल रखता है। आप बड़े ध्यान से सुनना। और ड्यूरिंग द ईयर, साल के अंदर, बिगनिंग के अंदर माल भर लेता है, बेचता रहता है, बेचता रहता है, बेचता रहता है, इसका खूब माल बिकता है। एक बारी साल में एक बारी गोडाउन खाली कर देता है, एक बारी इसकी दुकान पूरी खाली हो जाती है और भर जाती है। सो प्यारे दोस्तों इसका मतलब 50 लाख का माल 50 लाख का एक बारी साल के अंदर बेच देता है। रोटेशन कितनी हुई? एक बारी माल आया और गया, वन टाइम। बिल्कुल ध्यान से सुनना। इसके कंपैरिजन में हम दूसरे मित्र को ले लेते हैं। दूसरा मित्र अपना पूरा नाम बताओ। मयंक और कौन सा है प्यारे दोस्तों? पूरा नाम बोलना अपना। कोई दूसरा मित्र नाम बोलो ना। मयंक 3 है हमारे पास। कदम। चल भाई कदम को ही ले लेते हैं। अब मयंक कदम ने जवाब दिया तो उसी का नाम लेते हैं। अब इसको ध्यान से सुनना और कंपेयर भी करना प्यारे दोस्तों। मयंक कदम की, सपोज करो मयंक उदीनिया जितनी करोल बाग में बड़ा शोरूम नहीं था। इस भाई की, मयंक कदम की, पापानगर की कुंज गलियों के अंदर एक छोटी सी दुकान थी। छोटी सी दुकान में मयंक उदेनिया रखता था माल 50 लाख का। ये प्यारे दोस्तों छोटी सी दुकान थी, कम माल रखता था। ये माल रखता था 5 लाख का। बिल्कुल ध्यान से सुनना। कितने लाख रुपए का माल रखता था भैया, सब बताओ कदम? 5 लाख। 5 लाख का। लेकिन इसकी बड़ी खासियत थी, ये बड़ी टेक्निक से काम करता था। छोटी सी दुकान से काम करता था, छोटा सा इसका काम था, 5 लाख का माल रखता था। लेकिन प्यारे दोस्तों एक साल में 20 टाइम्स दुकान खाली करके नई नया माल ले आता था, बेच देता था। इसकी रोटेशन इतनी ज्यादा थी, कोई मुझे बता सकता है कितनी सेल होगी इसकी? 100 लाख। हाँ प्यारे दोस्तों मैं आप सबसे पूछता हूँ, इन जल्दी इन दोनों में से कौन ज्यादा अमीर हो जाएगा? कोई मुझे बता सकता है? मयंक कदम। मयंक कदम जल्दी अमीर हो जाएगा। ये अमीरियत का क्या कारण है? अमीरियत का कारण यहाँ प्रॉफिट नहीं है। हो सकता है मयंक उदीनिया करोल बाग के शोरूम में बैठकर ज्यादा परसेंटेज प्रॉफिट कमाता हो, तो प्रॉफिटेबिलिटी उसकी ज्यादा हो। लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट है द टर्नओवर, द रोटेशन। द टर्नओवर मींस रोटेशन। उदीनिया मेरा मित्र एक बारी में अपने माल को बेचता है पूरे साल में, और ये 20 बार अपने माल को बेच देता है, तो इसकी टर्नओवर बहुत ज्यादा है। टर्नओवर का मतलब यहाँ सेल से नहीं प्यारे दोस्तों, टर्नओवर का मतलब है यहाँ रोटेशन से। आप सब देखो, एक पर्सन अपनी दुकान के अंदर 20 बारी खाली कर दिया, तो वो तो बहुत अच्छी रोटेशन है और वो बहुत ज्यादा कमाएगा, फ्यूचर उसी का है। सो प्यारे दोस्तों हम टर्नओवर के अंदर क्या चीज देखते हैं? कोई कीवर्ड बताना। अभी मैंने वर्ड बोला। रोटेशन। हाँ प्यारे दोस्तों रोटेशन। रोटेशन, हमारी रोटेशन किस चीज की है? जिसकी जितनी ज्यादा रोटेशन होगी उतना ज्यादा अच्छा है। प्यारे दोस्तों रोटेशन के बेसिस पर हम यहां पर चेक करते हैं कि हमारे पास जो प्लांट है, उस प्लांट से हमने कितना माल बना के बेच लिया। हमारे पास स्टॉक है, वो स्टॉक कितनी बार आके चला गया। हमारे पास कोई फर्नीचर है, उस फर्नीचर को यूज करके हमने कितना गुना माल बेच लिया। तो हम अपनी लगभग लगभग हर एक असेट्स की एफिशिएंसी को चेक कर लेंगे। किसको चेक कर लेंगे? एफिशिएंसी को। तो यहां पे किसी भी चीज की एफिशिएंट यूटिलाइजेशन देखनी हो तो हम रोटेशन से चेक करेंगे। प्यारे दोस्तों मैं आपको एक एग्जांपल और दे सकता हूं। सपोज करो मेरे किसी मित्र के पास कार है। वो कार चलाता है एज अ टैक्सी, उसने हायर कर ड्राइवर रखे हुए हैं, और एक ट्रांसपोर्टेशन कंपनी खोल कर टैक्सी चलाता है। एक कार दिन में 500 किलोमीटर चलती है। दूसरे मित्र की वही कार दिन में, एक ही कार है, वही कार है, 1000 किलोमीटर चलती है। कोई बताओ किसकी रोटेशन ज्यादा है? ए की या बी की? बी की रोटेशन ज्यादा है। तो कौन अपनी कार का एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ज्यादा कर रहा है? बी। बी। तो प्यारे दोस्तों रोटेशन से हमें पता चलता है एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो हमें बहुत बारी पेपर में आएगा
कहेगा भैया फिक्स एसेट्स तुम कैसे यूटिलाइज कर रहे हो, चेक करके बताओ। तो प्यारे दोस्तों कोई और नहीं, टर्नओवर, फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशियो निकालेंगे और उसके माध्यम से करेंगे। एक एक रेशियो के बारे में डिटेल में ध्यान से चलते रहना, लोग रट्टा मारते हैं, 1 मार्क के इतने क्वेश्चन आते हैं थ्योरी के जिसकी कोई हद नहीं, सब कंसेप्ट को बनाते चलना, एग्जाम्पल सारे लिखते रहना। प्यारे दोस्तों कोई याद दिलाओ, पहली रेशो कौन सी थी, सबको बोलते चलना है। Profitability ratio. हाँ, प्रॉफिटेबिलिटी रेशो क्या चीज को प्रेजेंट करती है मेरे दोस्तों? Profit earning capacity. प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी को प्रेजेंट करने के लिए हम टाइम से प्रेजेंट करते हैं या परसेंटेज में? Percentage में. कोई बता दो, टर्नओवर रेशो को मैं परसेंटेज में लिखूं या 1 टाइम या 20 टाइम्स लिखूं? टाइम। हाँ, तो Time. टाइम्स, कितने गुना, टाइम्स के अंदर लिखते हैं। टर्नओवर रेशो किस चीज को प्रेजेंट करती है, किसी और को या रोटेशन को? Rotation को. रोटेशन को कोड वर्ड बोले तो मूवमेंट। कोई बताओ, मूवमेंट कम होना अच्छा होता है या ज्यादा होना अच्छा होता है? ज्यादा होना ज्यादा होना अच्छा अच्छा होता होता जितना है. ज्यादा, बार बार आएगा, किसी की टर्नओवर रेशियो 5 आई, किसी की टर्नओवर रेशियो 6 आएगी, वो बोलेगा एनालाइज करके लिखो, तो जिसकी टर्नओवर ज्यादा आएगी वो ज्यादा अच्छा होगा। प्यारे दोस्तों ये किस चीज को प्रेजेंट करती है? इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेसिफिक रिसोर्सेज। जैसे फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशियो निकालूं तो फिक्स एसेट्स का अपन कितना अच्छे से यूटिलाइज कर रहे हैं, स्टॉक एसेट्स टर्नओवर रेशियो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो, तो स्टॉक का हम कितना अच्छा तरीके से यूटिलाइज कर रहे हैं, टर्नओवर, द सर जैसे रोटेशन। जैसे कोई एक जना है वो 100 यूनिट्स मंगाता है और बेचता है एक महीने में, और अब वो 100 यूनिट्स नहीं मंगाता, एक साथ 10-10 करके मंगाता है और एक महीने में ही बेचता है, तो उसकी टर्नओवर बढ़ जाएगी। हाँ, उसकी टर्नओवर बढ़ जाएगी, क्योंकि अब ये उसको जो 100 यूनिट एक बारी में मंगाता है और बेचता है, उसके सोचो इन्वेस्टमेंट कितनी ज्यादा होगी। और 10-10 यूनिट वाला तो एक खोखे से काम चला लेगा और उसके बराबर की टक्कर में पहुंच जाएगा। हो गया ना अच्छी? यस सर। प्यारे दोस्तों टर्नओवर रेशियो के बाद तीसरी, टर्नओवर का मतलब रोटेशन, तीसरी कोई बताओ ना कौन सी रेशियो? लिक्विडिटी। हाँ, लिक्विडिटी रेशो। प्यारे दोस्तों बहुत शानदार है लिक्विडिटी रेशो। कोई बता दो क्या होती है लिक्विडिटी रेशो, क्या प्रेजेंट करती है? लिक्विडिटी रेशो शोज शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन। दोबारा बोलो, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन। शॉर्ट टर्म के अंदर फर्म ने कैसा काम किया है, अच्छा या बुरा, ये चीज ये बताती है। प्यारे दोस्तों दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको एक एग्जांपल से लेके बताता हूँ, बड़े ध्यान से सुनना, बताना। इसके अंदर बहुत डेवलप करेंगे, आइडियल रेशियो भी होती है, वो कैसे बनती है, कैसे 2:1 या कैसे 1:1 बनी, उसके लॉजिक्स को भी बताएंगे। प्यारे दोस्तों बड़े ध्यान से सुनना, मैं एक बैलेंस शीट बनाया, छोटी सी बैलेंस शीट बनाया। बैलेंस शीट के अंदर अच्छा दो असेट्स लिख रहा हूं, फिक्स्ड असेट्स और करंट असेट्स, दो ही लिखा। प्यारे दोस्तों कोई बताओ तो शॉर्ट टर्म वाली असेट्स कौन सी है? करंट हाँ, असेट। प्यारे दोस्तों बहुत बढ़िया। शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन देखनी है तो बैलेंस शीट देखेंगे, बैलेंस शीट की सारी एसेट्स देखेंगे या करंट असेट्स? करंट करंट कोई असेट। बताओ हमारे पास एक साल के भीतर ये जो करंट असेट्स है ये कैश में कन्वर्ट नहीं होगी या हो जाएगी? हो जाएगी सर। तो एक साल में लगभग लगभग मेरे पास 3 लाख के रिसोर्सेज आ जाएंगे। प्यारे दोस्तों अब बिजनेस में खाली आता है या देनदारी भी होती है? सर जैसे बीआर कोई हो वो एक साल से ज्यादा तो फिक्स एसेट में चला प्यारे जाएगा। दोस्त मेरे को नहीं लगता आप 11वीं अच्छे से पास किए। आप बताओ कोई भी बिल ऑफ एक्सचेंज आप चैप्टर पढ़े होंगे, क्या एक साल से ज्यादा का बिल लिखा जा सकता है? सर मतलब ऐसे कोई था नहीं उसमें कि एक साल से ज्यादा आपने नहीं फिर लिखा ध्यान सर। से पढ़ा नहीं। तो 1 ईयर बिल ऑफ एक्सचेंज हमेशा लेस देन 1 ईयर के लिए होता है, एक साल से ज्यादा होते ही उसे लॉन कहते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं कहते दोस्त। ठीक प्यारे, यस सर। आओ प्यारे दोस्तों, मैं लायबिलिटी साइड पे कैपिटल लिखा, नॉन करंट लायबिलिटी लिखा और करंट लायबिलिटी लिखा। कोई मुझे बता दो ये 1 लाख, ये 2 लाख, 8 लाख थी और ये 5 लाख। कोई मुझे बता दो शॉर्ट टर्म में जो मुझे पैसा देना है उसे क्या कहूं, 5 लाख, 2 लाख या 1 लाख? 1 लाख। प्यारे दोस्तों अगर शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन देखनी हो तो मैं देखूंगा मेरे पास कितना पैसा है और मैं कितना दे सकता हूं। बताओ अब हमारे को एक साल के दौरान कितना पैसा आने वाला है? 3 लाख। कोई बता दो मेरे को देनदारी कितनी है? 1 लाख। कोई बताओ मेरी फाइनेंशियल पोजीशन बुरी है या बहुत अच्छी है? बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी है, 3 रुपया आने वाला है और 1 रुपया देना है। अब सवाल ये उठता है इस फाइनेंशियल पोजीशन को हम लिक्विडिटी रेशियो से प्रेजेंट करते हैं एंड दिस डिफाइन द शॉर्ट टर्म एंड वेरी शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन। कोई अब जरा देख के बताना, दोबारा से देखो मेरे पास असेट्स कितने लाख की थी जो एक साल में कैश में कन्वर्ट हो जाएगी?
3 लाख के। प्यारे दोस्तों उसको कंपेयर करके मुझे दिखाना है मेरी लायबिलिटी से। तो कोई मुझे बताओ इसको मैं परसेंटेज में बताऊं, टाइम से बताऊं या इश्यू में बताऊं? इश्यू में। तो प्यारे दोस्तों कोई मेरा प्यारा मित्र बता दो लिक्विडिटी रेशियो को किस में प्रेजेंट करते हैं, परसेंटेज में, टाइम में या इश्यू में? इश्यू में। कोई पूछ सकता है जी इश्यू में क्यों? देखो इश्यू से साफ पता चल रहा है कि 3 रुपए आने वाले हैं और 1 रुपए की देनदारी है, तो बिल्कुल कंपैरिजन हो रहा है। तो ये बेस्ट तरीका होगा प्यारे दोस्तों। सो इसीलिए जिन भी इकोनॉमिस्ट ने पहले पहले इसको डेवलप किया, इसको इश्यू में लिखा। प्यारे दोस्तों एक बार सब रिवाइज करते रहेंगे ताकि बाय द एट द एंड ऑफ द क्लास हमारे दिमाग में सब वैसे ही याद हो जाए, कोई अलग से रटना नहीं पड़े। पहले टाइप की रेशियो सब बताओ। प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो क्या प्रेजेंट करती है मेरे प्यारे दोस्तों? प्रॉफिट अर्निंग कैपेबिलिटी, प्रॉफिट अर्निंग कैपेबिलिटी को किस चीज में प्रेजेंट करते हैं? परसेंटेज। प्यारे दोस्तों दूसरी रेशो को क्या कहते हैं? वेरी गुड, टर्नओवर रेशियो, टर्नओवर रेशो का देसी मतलब क्या? रोटेशन। रोटेशन। रोटेशन कम होगी तो अच्छा होगा या बुरा होगा? अच्छा होगा। बुरा होगा। नहीं, कम होगा, कम ध्यान से होगा। खंडेलवाल, रोटेशन कम होगी तो अच्छा होगा या बुरा होगा? बुरा होगा। और रोटेशन ज्यादा होगी तो अच्छा होगा। इससे क्या पता चला? किसी भी चीज का एफिशिएंट यूटिलाइजेशन पता चलता है। वाइवा में टीचर लोग पूछ लेंगे, 1 मार्कर में आएगा टर्नओवर रेशियो से क्या पता चलता है? तो एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। मैंने एक एग्जांपल से भी करा। लिक्विडिटी रेशियो से क्या पता चलता है? कोई दोबारा याद दिलाओ। शॉर्ट टर्म शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल फाइनेंशियल पोजीशन, पोजीशन में मैं शॉर्ट टर्म की एसेट्स और शॉर्ट टर्म की लायबिलिटी लेकर कर सकता हूं। इसीलिए कोई बता दो ये शॉर्ट टर्म की फाइनेंशियल पोजीशन ड्यूरिंग द ईयर पता चलती है या एट द स्पेसिफिक डेट पता चलती है? स्पेसिफिक डेट, स्पेसिफिक डेट। ये रेशियो में किस में लिखता हूं? परसेंटेज में, टाइम्स में या इश्यू में? इश्यू में। बहुत बढ़िया प्यारे दोस्तों, थोड़ा सा अपलिफ्ट करूंगा क्योंकि जगह कम है यहाँ पर और मेरे को टेबल चौथे टाइप की लेके आनी है, तो मैं इसको यहाँ पर लेके आऊंगा। इसको एक्सटेंड करूंगा, सब ध्यान से देखना प्यारे दोस्तों। चौथी रेशो, 4 रेशो, अच्छे से नोट्स बनाना प्यारे दोस्तों। कोई याद दिलाओ ना, इसका बहुत अच्छा सा नाम है। solvency, हाँ, सॉल्वेंसी रेशो। सब तेज से बोलेंगे, कौन सी रेशो मेरे प्यारे दोस्तों? solvency, सॉल्वेंसी रेशो। सॉल्वेंसी रेशो कोई बता सकता है क्या प्रेजेंट करती है? लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल long-term पोजीशन, गुड financial, अक्षित दोस्त। सो ये डिफाइन करती हैं लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन। प्यारे दोस्तों लॉन्ग शॉर्ट टर्म के लिए लिक्विडिटी थी, लॉन्ग टर्म के लिए सॉल्वेंसी रेशो है। अच्छा, लॉन्ग टर्म के लिए कोई बताओ करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी देखूं या बाकी एसेट्स और बाकी लायबिलिटी चेक करेंगे? बाकी एसेट्स एंड बाकी। प्यारे लायबिलिटी। दोस्तों ये लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन प्रेजेंट करती हैं। और कोई याद दिलाओ इसे मैं किस में प्रेजेंट करता हूं? किसी को आता है तो परसेंटेज में लिखूं, टाइम्स में लिखूं? शायद दिख नहीं रहा, मैं इसीलिए दोबारा लिखता हूं। परसेंटेज में लिखूं, टाइम्स में लिखूं या इश्यू में लिखूं? कोई जानकार हो तो बताओ। इश्यू में, प्यारे दोस्तों सब ध्यान से सुनना, सॉल्वेंसी रेशो का कोई गणित नहीं बनाया गया आज तक। बोला किसी भी चीज में लिख लो, परसेंटेज में, टाइम्स में या इश्यू में, क्योंकि अलग अलग तरह की सॉल्वेंसी रेशो है। कभी परसेंटेज अच्छा लगता है, कभी टाइम और कभी इश्यू। तो वो अभी हम जब डीपर पढ़ेंगे तो इस चीज को समझ सकेंगे। तो सॉल्वेंसी रेशो का कोई फिक्स पैरामीटर नहीं है, तो इसको हम परसेंटेज में भी लिख सकते हैं, टाइम्स में भी, इश्यू में भी, जो भी लिखे, लेकिन उसके साथ सिंबल जरूर लगाएंगे। प्यारे दोस्तों अब थोड़ा सा मैं इसके अंदर वापस आता हूं और कुछ इसके बीच में कंक्लूड करते हैं। बड़े ध्यान से सुनना। इन रेशो को कैलकुलेट करने में किसका इंटरेस्ट रहता है? क्या किसी एक पर्सन, मालिक का, मैनेजर का इंटरेस्ट रहेगा या सबका इंटरेस्ट रहेगा? सबका ही रहेगा। बिल्कुल। अब मैंने थोड़ा सा इसको जूम की हेल्प से छोटा कर दिया ताकि मैं आपको इन तीनों रेशो के बारे में कुछ पूछ सकूं। बड़े ध्यान से सुनना, अच्छे से सोच के बताना। प्यारे दोस्तों कोई मुझे बताओ, सबसे पहले मैं चाहता हूं मैनेजमेंट का, फर्म की मैनेजमेंट को कौन सी रेशो देखनी चाहिए? प्रॉफिटेबिलिटी, टर्नओवर, लिक्विडिटी या सॉल्वेंसी? लिक्विडिटी, कोई बोला लिक्विडिटी भैया प्रॉफिटेबिलिटी और शॉर्ट टर्म, टर्नओवर। कोई बोला भाई प्रॉफिट सर देखेंगे। सभी देखनी चाहिए। अच्छा हाँ, मैनेजमेंट के लिए तो प्रॉफिट भी कैलकुलेट करना जरूरी है, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज भी देखना जरूरी है, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन भी देखना जरूरी है, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन भी देखना है। तो सब देखेंगे, ऑल मैनेजमेंट के लिए ऑल। ये बार बार आएगा, बड़े ध्यान से सुनते रहना प्यारे दोस्तों। फिर मैं बात करता हूं दूसरे की। हम ले लेते हैं अब की बार क्रेडिटर को।
लिखते चलना, कोई बता दो अब क्रेडिटर कौन सी रेशो देख के हमें उधार देंगे। लिक्विडिटी। हाँ प्यारे दोस्तों, लिक्विडिटी बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, लिक्विडिटी एकदम सही, क्योंकि क्रेडिटर तो शॉर्ट टर्म है, तो लिक्विडिटी रेशो। एक और को देखेंगे, कोई एक और बताओ ना, दो को देखेंगे। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। हाँ प्यारे दोस्तों, क्रेडिटर दो चीज को देखेंगे, पहले तो फर्म के पास लिक्विडिटी होनी चाहिए, उससे पैसे मिल जाएं, और फिर वो हमारी अमीरियत को भी देखेगा कि हम कितना प्रॉफिट अर्न करते हैं। तो प्रॉफिट अर्न करने के देखने के बाद ही हेलो हमारी क्रेडिट लिमिट डिफाइड हेलो करेगा। हाँ बोलो भैया, बोलो बोलो अजय बोलो। नहीं सर, कुछ नहीं सर, माइक थोड़ा नेट प्रॉब्लम हो रहा कोई था बात नहीं इसलिए। कोई बात नहीं। तो कौन कौन सी रेशो देखेंगे, कोई दोबारा बताओ क्रेडिटर। लिक्विडिटी और प्रॉफिटेबिलिटी। प्यारे दोस्तों अब बिल्कुल ध्यान से चलते रहना, इसको डेवलप करना है, रटना नहीं है, लोग रटते हैं इसको। प्यारे दोस्तों आते हैं नेक्स्ट पे, थर्ड। प्यारे दोस्तों मनी लेंडर, कोई बताओ मनी लेंडर जो कि लॉन्ग टर्म लोन देने वाले हैं, कौन से लोन देने वाले हैं। लॉन्ग टर्म। टर्म लॉन्ग टर्म लोन के लिए मैं डिवेंचर भी लिख सकता हूं, लेकिन मैं जानबूझ के मनी लेंडर या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट लिख लिया। सो प्यारे दोस्तों कोई मुझे बताओ ये कौन कौन सी रेशो देखेंगे। सॉल्वेंसी। सॉल्वेंसी। प्यारे प्रॉफिटेबिलिटी दोस्तों एक तो एंड सॉल्वेंसी रेशो देखेंगे, और प्रॉफिटेबिलिटी। प्रॉफिटेबिलिटी रेशो भी देखेंगे ना। वो देखेंगे हमारा पैसा डूब ना जाए, फिर उनको ब्याज या डिविडेंड टाइम पे मिलना चाहिए, इसलिए हमारी प्रॉफिटेबिलिटी को भी चेक करेंगे। फिर कोई बताओ चौथी बात, वर्कर कौन सी रेशो देखेंगे। टर्नओवर रेशियो। टर्नओवर रेशो का प्रॉफिटेबिलिटी। क्या मतलब वर्कर से। प्रॉफिटेबिलिटी। हाँ वर्कर क्या देखेंगे भैया, वर्कर का है सैलरी समय पे मिले नहीं मिले, तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशो देखेंगे। या बहुत गहराई से देखें कि भैया काम करेंगे नहीं करेंगे, फर्म ठीक होनी चाहिए, डूबनी नहीं चाहिए, तो सॉल्वेंसी रेशो भी चेक कर लेंगे। सर कर लेंगे टर्नओवर बोनस वगैरह के लिए नहीं देखेंगे। टर्नओवर बोनस वगैरह के लिए प्रॉफिटेबिलिटी पता चलेगी, प्रॉफिट और सेल से रिलेटेड होगा ना बोनस, तो दोस्त यस हम सर। वो अपनी दुकान का कितना अच्छा यूटिलाइजेशन कर रहे हैं प्लांट का, उसका वर्कर से लेना देना तो नहीं होगा। तो एफिशिएंटली यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का लेना देना तो मालिकों का होगा, वर्कर का नहीं होगा। प्यारे दोस्तों इस तरीके से कोई भी एक पार्टी आ सकती है, कोई भी बोल सकता है, केस स्टडी आ सकती है कि हमारे वर्कर हैं, कौन सी रेशो देखेंगे। आप एक इसके अंदर एक बार पेपर के अंदर सीबीएसई के अंदर आया, आप एक बैंक के मैनेजर हैं, टाटा कंपनी ने आपको लोन आपके यहाँ अप्लाई किया लॉन्ग टर्म लोन के लिए, तो आप उसकी कौन कौन सी रेशो की हेल्प से एनालाइज करेंगे। तो हम कहेंगे सॉल्वेंसी एंड प्रॉफिटेबिलिटी रेशो देखेंगे। तो ये केस स्टडी करके आता है, कोई भी पर्सन हो सकता है इसके अंदर। अच्छा मैं एक और बोलता हूँ, पोटेंशियल इन्वेस्टर कौन होता है, कोई बताओ ना। जो फ्यूचर में इन्वेस्ट तो जो करने वाला फ्यूचर हो। इन्वेस्ट करने वाले हूँ। प्यारे दोस्तों पोटेंशियल इन्वेस्टर कौन सी रेशो देखेगा। गुड गुड गुड। सॉल्वेंसी और सॉल्वेंसी, प्रॉफिटेबिलिटी। हाँ लिक्विडिटी। प्यारे दोस्तों कोई कह सकता है लिक्विडिटी रेशो भी शॉर्ट टर्म भी देख सकता है, प्रॉफिटेबिलिटी और सॉल्वेंसी तो पक्का ही देखेगा, उसके बगैर तो एक रुपया नहीं लगाएगा। तो सॉल्वेंसी देखेगा हम कितने रिच हैं, कितना हम डेप्थ को पे कर सकते हैं लॉन्ग पीरियड में, प्रॉफिट कितनी है ताकि इंटरेस्ट और डिविडेंड समय पे मिले, फिर लिक्विडिटी भी देख ले तो लिक्विडिटी भी इसके अंदर जोड़ लेंगे। सो प्यारे दोस्तों ये क्रिएटिव होके जवाब देना है। सो अब हम चलते हैं फर्स्ट टाइप की रेशो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशो में, उसमें डीपर शेयर चलेंगे। शेयर होल्डर कौन सा देगा, शेयर होल्डर। कोई बताओ, मेरा भाई कहता है शेयर होल्डर। प्रॉफिटेबिलिटी। अब शेयर होल्डर प्रॉफिटेबिलिटी भी देखेगा, टर्नओवर भी देखेगा, लिक्विडिटी भी देखेगा। शेयर होल्डर तो मैनेजमेंट के ही तो पिताजी हुए, तो मैनेजमेंट के फादर ही हैं, मैनेजमेंट जो मैनेजमेंट बना रहा है दैट इज कॉल्ड शेयर होल्डर। तो शेयर होल्डर तो सब चीजें देखेगा, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, मालिक हैं वो तो। एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज मैनेजमेंट ने किया है या नहीं किया, नहीं किया तो अगले साल वोट एजीएम के अंदर वोट डाल के मैनेजमेंट को बदलेंगे। तो शेयर होल्डर कौन सी देखेगा, कोई दोबारा बता दो, एक या चारों टाइप की। चारों टाइप। चारों टाइप की देखेगा। सो प्यारे दोस्तों फिर जो एजीएम होती है उसमें सारे इक्विटी शेयर होल्डर्स वोट करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आओ जी आगे चलते हैं। इस रिगार्ड में किसी मित्र का कोई क्वेश्चन हो तो पूछो, नहीं तो हम प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में डीपर चलेंगे। प्यारे दोस्तों नेक्स्ट चलेंगे, सब आ जाओ, नोट्स बनाते रहेंगे अच्छे से। प्यारे दोस्तों ये सारे नोट्स बनाने हैं, आपके पास बहुत सारी अलग अलग अकाउंट्स की किताब होंगी, नहीं तो नेट से बहुत सारे डेटा मिल जाएगा। ये मैंने जो कराया इसको और अच्छे तरीके से डेवलप करके आज सभी मेरे मित्रों को मेरे को बीसीसी ऐप पर असाइनमेंट करके भेजना है। सो प्यारे दोस्तों आइए हम चलते हैं आगे। हमारा आज का पहला टॉपिक हम ले रहे हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो।
अब प्यारे दोस्तों एक एक रेशो में बहुत ध्यान से चलना और गलती से भी रटने की कोशिश मत करना, समझने की बात करना। कोई बता दो आज के बिजनेस का, हमने पिछली क्लासों में चर्चा किया था, आजकल बिजनेस का की फैक्टर क्या है? माल को बनाना, रॉ मटेरियल या सेल? सेल। सेल। सेल आज की फैक्टर है। तो सारा प्रॉफिट का की फैक्टर सेल है। सारा प्रॉफिट, सेल ज्यादा होगी तो प्रॉफिट बढ़ेगा, सेल कम होगी तो प्रॉफिट घट जाएगा। तो सारे प्रॉफिटेबिलिटी को हम प्रॉफिट को जज करेंगे सेल से। सो प्यारे दोस्तों एक एक करके रेशो को शुरुआत करेंगे, बड़े ध्यान से सुनना। सबसे पहली रेशो वेरी सिंपल, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। लिखते चलना प्यारे दोस्तों, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। प्यारे दोस्तों कोई बताओ, इसमें हमारा प्रॉफिट बहुत तरीके के से आता है। ट्रेडिंग अकाउंट से जो प्रॉफिट आता है उसे क्या कहते हैं? Gross profit. पीएनएल अकाउंट से जो प्रॉफिट आता है उसे क्या कहते हैं? वेरी गुड। Net सो profit. प्यारे दोस्तों यहाँ पर मुझे कहा गया ग्रॉस प्रॉफिट। अच्छा, तो मैं सबसे पहले, अभी आपको अगर किसी को भी ये फॉर्मूले आते हैं तो थोड़ी देर के लिए मैं कहूंगा कृपया करके डिलीट दबा दीजिए, ताकि हम जीरो से एक एक रेशो के फॉर्मूले कैसे बने और उसको कैसे समझा जाए किसी भी पेपर के अंदर। आज हम 12th के पेपर के लिए इसे पढ़ रहे हैं, तो सीए में आए, सीएमए में आए, वो सारे पेपर के अंदर हम इसे अपीयर कर सकते हैं। तो बड़े ध्यान से इसे समझना। तो मेरा एक फाइनेंशियल इवेंट तो ग्रॉस प्रॉफिट है, मैं सबसे ऊपर उसे ही लिख देता हूं। अब ग्रॉस प्रॉफिट का की फैक्टर क्या है, कोई याद दिलाओ ना, कोई सेल। और? या सेल? सेल। सेल लिखूं या नेट सेल लिखूं? Net sale लिखो. कोई नेट सेल लिखा है, एकदम सही है। नेट सेल की कोई डिटेल बता दो। नेट सेल मींस व्हाट? कैश सेल कैश सेल्स प्लस प्लस क्रेडिट सेल माइनस रिटर्न्स। बहुत बढ़िया, कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल माइनस सेल रिटर्न। कोई प्यारा बता दो इस नेट सेल का नया वाला बढ़िया वाला नाम, आजकल जो चल रहा है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। हाँ, दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। कोई लिख दे ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल, कोई लिख दे ग्रॉस प्रॉफिट फ्रॉम अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रत्ती भर भी फर्क नहीं है, सेम ही है। कोई दोबारा याद दिलाओ, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो इश्यू में निकालते हैं, टाइम से निकालते हैं या परसेंटेज में निकालते हैं? Percentage. इसलिए परसेंटेज में निकालना है तो मुझे किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी? 100। प्यारे दोस्तों अब इसके अंदर डीपर चलेंगे। कोई दोबारा बता दो, दो फाइनेंशियल इवेंट क्या क्या थे? ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट सेल्स। बहुत बढ़िया। अब मुझे किसी क्वेश्चन में कहा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालनी है, तो मेरे पास कैसे कैसे केसेस आ सकते हैं, मैं उसको कैसे कैसे एनालाइज करूंगा, उसे आपके सामने रखूंगा। प्यारे दोस्तों बड़े ध्यान से सुनना। मान लो ग्रॉस प्रॉफिट नहीं दिया हुआ, तो ग्रॉस प्रॉफिट को समझाने के लिए बहुत लोग कोई फॉर्मूला रट लेते हैं। मेरे किसी मित्र को जरूर आता होगा, कोई बताओ ना ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला। अरे कोई तो जानकार होगा भाई। Sir trading से निकल परचेज जाता है. प्लस हाँ, परचेज प्लस, गुड। Opening stock ओपनिंग plus स्टॉक प्लस direct परचेजेस expenses प्लस minus ऑपरेटिंग closing एक्सपेंसेस। stocks. वो तो कॉस्ट ऑफ सेल का होता है भाई, ग्रॉस प्रॉफिट का। Sir sales परचेज minus माइनस cost. सेल्स। Sir sales minus cost of goods. बहुत बढ़िया, परचेज माइनस। ये मेरे सब मित्र जो पढ़े हैं, मेरे को नहीं पता क्या पढ़े हैं, आपने बिल्कुल दिमाग लगाया ही नहीं मेरे दोस्तों। मेरा कोई मित्र बीच में बोला था और मुझे बड़ी खुशी हुई कि वो ऐसा बोला, क्योंकि मैं जानता हूं कि ये इसका बेसिक जो की हथौड़ा कंसेप्ट है ना, वो किताबों में नहीं लिखा हुआ। प्यारे दोस्तों बड़ा आसान सा है, कोई कभी ग्रॉस प्रॉफिट नहीं दिया हो तो मेरे कुछ मित्रों ने फॉर्मूला बड़ा सा बनाया, ओपनिंग प्लस परचेज प्लस मैन्युफैक्चरिंग माइनस क्लोजिंग स्टॉक। कोई बोला नहीं जी ये तो कॉस्ट ऑफ सेल का है, कोई बोला सेल माइनस परचेज। गलत था, लेकिन उसके पास कुछ आइडिया था। प्यारे दोस्तों जरा कोई मुझे बताओ, अगर ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला लिखवाना चाहूं तो मैं 5 तरीके से लिखवा सकता हूं। 5 तरीके नहीं, क्योंकि पेपर में जाने कौन सा तरीका आएगा। मैं चाहता हूं एक हथौड़ा तरीका बताओ। प्यारे दोस्तों कोई मुझे बता दो 11वीं क्लास में ग्रॉस प्रॉफिट किस अकाउंट से बन के निकलता था? ट्रेडिंग अकाउंट। तो प्यारे दोस्तों काहे को रट्टा मारते हो? एकदम सीधा सा स्पार्ट सा तरीका है। जब भी ग्रॉस प्रॉफिट मिसिंग हो तो क्या बना लेना? ट्रेडिंग अकाउंट बना लेना। प्यारे दोस्तों कुछ रटना नहीं, रटोगे तो आप 5 आइटमें रट लोगे, 10 आइटमें रट लोगे। क्या ट्रेडिंग अकाउंट में 10 आइटमें ही आती है क्या? प्यारे दोस्तों 10 लाख आ सकती हैं, लेकिन किसी को मैं कह दूं ट्रेडिंग अकाउंट बना लो, बैलेंस फिगर, ग्रॉस प्रॉफिट, वो फटाक से समझ जाएगा। प्यारे दोस्तों इसीलिए फॉर्मूले को एक खास तरीके से हमें करना है, ये रट्टा मार तरीकों को नहीं लेना। जरा सा भी पेपर पे एग्जामिनर ने क्वेश्चन को जरा सा ट्रिकी बनाया, हमें फंस जाएंगे। सो प्यारे दोस्तों मेरा पहला तरीका, ग्रॉस प्रॉफिट अगर हमें निकालना हो, ग्रॉस प्रॉफिट में बहुत तरीकों से आपके साथ चर्चा करूंगा। तो मेरे बहुत सारे मित्रों ने कहा कि ट्रेडिंग अकाउंट बना लेना, ट्रेडिंग अकाउंट में बना रहा हूं। सब मित्र जानते होंगे ट्रेडिंग अकाउंट।
अब ध्यान से बताओ, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में सबसे पहले क्या डालूं? ओपनिंग स्टॉक। किस प्राइस पे आता है ओपनिंग स्टॉक? कोई याद दिलाओ ना। कॉस्ट प्राइस पे या सेल प्राइस पे? कॉस्ट प्राइस पे आता है। जनरली कॉस्ट प्राइस पे आता है, लेकिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन्वेंट्री का कहता है कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस विच एवर इज लेस। तो जनरली तो कॉस्ट ही कम होता है, सेल प्राइस तो बहुत रेयर कम होगा, तो कॉस्ट प्राइस पे ही आता है। परचेज, परचेज कैश भी होती है प्यारे दोस्तों, क्रेडिट भी। परचेज रिटर्न लेस कर दी। सारे मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस की जगह मैं कोई याद दिलाओ यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अच्छा कोई बताओ, ये मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस पेड आएंगे या अक्रूवल बेसिस पे आएंगे? अक्रूवल पे आएंगे। अब कोई दे दे मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस पेड और आउटस्टैंडिंग भी दे दे, तो कोई बताओ टोटल निकालने के लिए आउटस्टैंडिंग को क्या करूंगा? ऐड। हाँ। कोई प्रीपेड भी दे दे, तो टोटल निकालने के लेस लिए करेंगे। प्रीपेड को क्या करूंगा? लेस। प्यारे दोस्तों, जैसे ही हम ट्रेडिंग अकाउंट पे आते हैं वैसे हमारा दिमाग चलता है, और तब मेरे को आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड दुखी नहीं करेंगे। अदरवाइज मैं किसी भी में मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस पेड लेके किसी भी बच्चे को दे दूं ना, तो ओपनिंग जोड़ेगा, परचेज जोड़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस पेड जोड़ेगा, आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड को तो छोड़ ही जाएगा। कॉमन एरर है, और सारे टीचर लोग इस चीज को जानते हैं, इसीलिए स्मार्ट तरीके से समझना। प्यारे दोस्तों, कोई बता दो क्रेडिट साइड के अंदर क्या आता है? सेल्स। कैश आएगी, क्रेडिट आएगी, या नेट आएगी? नेट आएगी। इसका बढ़िया वाला नाम याद दिलाओ ना दोस्तों। रेवेन्यू ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। हाँ, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। क्लोजिंग स्टॉक में यहाँ पर डाला प्यारे दोस्तों, इस अकाउंट को बैलेंस कर लिया, यहाँ पर आ गया तो क्या आ गया प्यारे दोस्तों? ग्रॉस प्रॉफिट। अच्छा कोई बता दो, रिवर्स आ जाए तो क्या हो जाएगा? ग्रॉस लॉस। प्यारे दोस्तों, एक बार सीबीएसई के अंदर एक क्वेश्चन आया, उसके अंदर लोगों ने फॉर्मूले लगाया, फॉर्मूला लगा के उसने पूछा था ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। समझदार लोगों ने, बहुत जो स्मार्ट बच्चे थे, उन्होंने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, ग्रॉस प्रॉफिट की जगह रिवर्स साइड आ गया। तो 20% बच्चे तो छोड़ा है, बोले ग्रॉस प्रॉफिट है ही नहीं, क्वेश्चन गलत है। कोई बताओ ग्रॉस इधर आ जाए तो क्या होगा? ब्रैकेट में डाल के लिख देंगे। हाँ, ग्रॉस लॉस आएगा, और हम इस रेशियो को ब्रैकेट के अंदर डाल के लिख देंगे, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो पॉजिटिव नहीं, एडवर्स है, नेगेटिव है। सो प्यारे दोस्तों, बी फॉर्मूला, अब फॉर्मूले जरा देखते रहे ना। ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला हम लिखना चाहते हैं, और डी पर चलते हैं। प्यारे दोस्तों, थोड़ा सा ध्यान से लॉजिक से चलना। सेल्स, कोई बताओ सेल के अंदर प्रॉफिट नहीं जुड़ा हुआ है या जुड़ा हुआ है? जुड़ा हुआ है। अच्छा, जुड़ा हुआ है। सेल में दो चीजें जुड़ी होती है, सेल में कोई बता दो क्या क्या? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। हाँ, ग्रॉस प्लस ग्रॉस प्रॉफिट कह दूं ना भैया। अच्छा, अब मेरे को ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है, तो सेल में से क्या चीज घटा दूं? कॉस्ट। हाँ, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड घटा दूं ना भैया। जो माल बेचा उसकी लागत घटा दो, सेल तो सेल प्राइस पे है ही, और ये उसी की कॉस्ट है, और दोनों को घटाएंगे तो बताओ ग्रॉस प्रॉफिट नहीं आएगा या आ जाएगा? बिल्कुल आसान सा है। प्यारे दोस्तों, बड़े ध्यान से सुनना, मैं चाहता हूं इसके और डीपर लेके चलूं आपको, एक एक चीज को ध्यान से समझते हुए चलना, लॉजिक से समझना। सी तरीका, ये हमने कुछ दिन पहले चर्चा की थी, कॉस्ट ऑफ सेल। जो माल बेच दिया उसकी लागत निकालनी है। प्यारे दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से देखना, मैं ऊपर ट्रेडिंग अकाउंट से समझाता हूं। कोई बताओ क्या क्या इसके अंदर जोड़ेंगे? सब बताओ, सब बताओ। ओपनिंग स्टॉक किस प्राइस पे होता है जनरली? कॉस्ट कॉस्ट प्राइस। प्लस जो हमने परचेज किया वो सारा जोड़ लूं, तो मेरे पास इतना पुराना माल था, इतना मैंने खरीद लिया, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। अब मेरे पास पूरे साल ये सारा माल तैयार हो गया होगा, पूरा पुराना प्लस खरीदा हुआ सब आ गया होगा। इसमें से क्या सारा बिक गया होगा या कुछ बच गया होगा? कुछ बच गया तो होगा। जो बच गया उसे मैं घटा दूं, तो जो बिक गया उसकी लागत नहीं आएगी या आ जाएगी? आ जाएगी। कॉस्ट क्यों आई? क्योंकि सारी आइटम, कोई बताओ, सेल प्राइस पे है या कॉस्ट प्राइस पे ही है? कॉस्ट कॉस्ट तो प्राइस इसीलिए पे है। कॉस्ट प्राइस ऑफ सेल आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगा। प्यारे दोस्तों, यहाँ अकाउंट में देखना, मैं इस अकाउंट में एक चीज से अच्छे से प्रेजेंट करता हूँ। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। व्हाट इज दिस? ये क्या है? COGS। हाँ, सीओजीएस पूरी फॉर्म बोलनी है दोस्त, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। प्यारे दोस्तों, अच्छे से बनाना। अच्छा कोई मुझे बताओ, कॉस्ट ऑफ, ये अकाउंट जो अभी हमने बनाया, ये दोनों साइड है अनइक्वल है या इक्वल है? सब बताओ, सब इक्वल है। बताओ। अब बड़े ध्यान से बोर्ड पे देखो, बड़े ध्यान से बोर्ड पे देखो, मैं बोर्ड पे प्रेजेंट करता हूं ब्लू से। जो आइटमें बच गई, जो मैंने व्हाइट, ये व्हाइट शेड डाला, इसको मैं शेड कर लेता हूं। जो आइटमें बच गई,
अगर मैं उनको जोड़ूंगा घटाऊंगा तो कुछ और आएगा या वही आएगा? वही आएगा। तो दूसरा फॉर्मूला कॉस्ट ऑफ सेल का प्यारे दोस्तों सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट भी हो गया ना, बड़े लॉजिक के साथ है। अकाउंट्स के पूरे हिसाब किताब को लॉजिक से समझना। कोई दोबारा बता दो, ग्रॉस प्रॉफिट निकालना हो तो कौन सा अकाउंट मन में रखना? ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ और प्रभु के गुण गाओ। कुछ भी आले ट्रेडिंग अकाउंट की, तुमने बहुत प्रैक्टिस की है, तुम आराम से कर सकोगे, हम सब आसान से कर पाएंगे। प्यारे दोस्तों दो फाइनेंशियल इवेंट है, कोई याद दिलाओ। एक फाइनेंशियल इवेंट तो ग्रॉस प्रॉफिट था, दूसरा फाइनेंशियल इवेंट क्या था? नेट सेल। सेल। सेल प्यारे दोस्तों अब सेल निकालनी हो तो सेल निकालने का मतलब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। क्या क्या करेंगे? अभी कुछ कोई मित्र बहुत सारे बता रहे थे, कौन सी सेल? कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल माइनर रिटर्न। क्रेडिट सेल। सेल रिटर्न के नाम दोबारा बताओ कौन कौन से होते हैं? एक तो सेल रिटर्न, रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड, यही होगा ना भैया। रिटर्न फ्रॉम डेटर भी कह सकते हैं या रिटर्न फ्रॉम कस्टमर भी कह सकते हैं। दिस इज सो वंडरफुल। अच्छा कोई बता दो, अगर ग्रॉस प्रॉफिट रेशो 30% थी पिछले साल, अब 40% हो गई, अच्छा हुआ बुरा हुआ? अच्छा हुआ बुरा हुआ? अच्छा हुआ। हाँ इट इज गुड। तो इसका घटना अच्छा होता है या बढ़ना अच्छा होता है? बढ़ना अच्छा। एडवर्सली 20% थी, अब 10% रह गई, गुड या बैड? इसका घटना बुरा होता है। तो जब आप थियोरेटिकली लिखेंगे तो ये भी लिखेंगे कि प्रेजेंट कैसे करेंगे, कि कब अच्छा होगा कब बुरा होगा, ताकि हम एनालाइज भी कर सकें। प्यारे दोस्तों आते हैं, थोड़ा सा अपलिफ्ट कर लूं इसको वापसी। पहली रेशो हमने कौन सी पढ़ी? आसान वाली रेशो है। कौन सी रेशो सब बोलेंगे? ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट रेशो नाम से बनाना प्यारे दोस्तों, कोई भी फॉर्मूला रटेगा नहीं, एक फॉर्मूला भी नहीं रटना। तो नाम, इसके अंदर एक इवेंट तो फाइनेंशियल इवेंट है ग्रॉस प्रॉफिट, और हमने कहा था सारे प्रॉफिट का की फैक्टर सेल, इसीलिए फॉर्मूला बन गया ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल इनटू 100। अच्छा पेपर के अंदर क्या अच्छा होगा, क्या लिख के आना चाहिए? ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल इनटू 100 या ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन ग्रॉस प्रॉफिट फ्रॉम रेवेन्यू, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। अब चलता हूं आगे, नेक्स्ट रेशो इसी तरीके से हम बनाते चलेंगे, मिलके करते चलेंगे, नोट्स बनाते रहना प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट रेशो है, दिस इज माय टुडेज सेकंड रेशो। ग्रॉस प्रॉफिट के बाद P&L अकाउंट बनाते हैं तो उससे कौन सा प्रॉफिट निकलता है? नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट। प्यारे दोस्तों अब मैं चाहूंगा फॉर्मूले आप बना के मुझे बताने की कोशिश करो। फॉर्मूला बनाओ। सर P&L अकाउंट बनाएंगे। हाँ पहले फॉर्मूला बना दो, P&L बाद में अजय फॉर्मूला बता दो। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। हाँ नेट प्रॉफिट अपॉन, मैं नीचे सेल ही लिख लूं। मेरा एक भाई बोलता है ज्यादा स्मार्ट वाला वर्ड, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। कोई मेरी छोटी सी गलती बताओ ना। मल्टीप्लाई बाय 100। अब प्यारे दोस्तों आप स्मार्ट हो गए होंगे क्योंकि एक चीज आपने सीख ली। अब मुझे कोई बता दो नेट प्रॉफिट कहां से निकालेंगे? P&L से। हाँ P&L अब अकाउंट। कोई फॉर्मूला रटे मेरे दोस्तों, नॉनसेंस है, कितने भी फॉर्मूले बना लो क्या फर्क पड़ता है प्यारे दोस्तों, एक बेसिक लोहार की चोट करके आनी है पेपर में भी। अच्छा बहुत सारे लोग फॉर्मूले लिख के आएंगे, कोई P&L अकाउंट बना के नेट प्रॉफिट निकाल के आएगा ना तो टीचर कहेगा ये तो बाकी बच्चे तो ऐसे ही खेल रहे हैं, इसको पूरी जानकारी है इस बच्चे को। प्यारे दोस्तों नेट प्रॉफिट कोई भी निकालना हो हम P&L अकाउंट बनाएंगे। कोई जरा जल्दी से बताओ P&L अकाउंट में मैं ग्रॉस प्रॉफिट किधर डालूं? क्रेडिट साइड। ग्रॉस लॉस हो तो किस तरफ डालेंगे? डेबिट साइड। प्यारे दोस्तों यहाँ पे कुछ और आएगी या अदर रेवेन्यू आएगा? अदर रेवेन्यू। अदर रेवेन्यू। यहाँ पे कोई बता दो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस नहीं आएगा या आएगा? बोलो ना तेजी से, कोई बताओ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होता क्या है जी? जो सेल को बेचने में खर्चा आता है। जो माल को बेचने में खर्चा आता है, जो सेल को बेचने में नहीं भाई। सब बताओ क्या होता है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस? गुड, मेरा दोस्त सही बोल रहा था, शब्द बेशक सही नहीं आया लेकिन आत्मा में विचार सही था। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन से होते हैं? जो कि माल को बेचने, बनाने से बेचने तक के खर्चे। इसके अंदर प्यारे दोस्तों कौन कौन से खर्चे आते हैं? रेंट, ऑफिस एक्सपेंसेस। और रेंट वेंट करते चलेंगे तो भाई रात हो जाएगी, खत्म नहीं होंगे। ऑफिस में जितने भी खर्चे, और कोई बता सकता है?
एडमिनिस्ट्रेशन के जितने भी खर्चे, मैनेजमेंट के जितने भी खर्चे हो, वो भी सारे इसमें आते हैं। फिर एस एन डी का मतलब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के जितने भी खर्चे हैं वो सारे आते हैं। कोई बता दो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में 3 खर्चे कौन कौन से आते हैं? ऑफिस, हाँ, ऑफिस एक्सपेंसेस, गुड गुड गुड। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूटिव एक्सपेंसेस। सो एक्सपेंसेस, माल को बाजार में बेचने गए, भाड़ा दिया, लेके जाने का लॉरी पे, सेल एग्जीक्यूटिव रखे, दैट इज कॉल्ड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। हम मैनेजमेंट रखे, मैनेजमेंट मैनेज कर रही है, कंट्रोल कर रही है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। ऑफिस में जितने भी खर्चे आते हैं दैट इज ऑफिस एक्सपेंसेस। प्यारे दोस्तों, अब पीएनएल में बहुत सारे खर्चे आते हैं, लेकिन मैंने सारे खर्चों को 2 बड़े भागों में बांटा। प्यारे दोस्तों, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अलावा जो खर्चे होंगे, बिजनेस के अंदर और भी खर्चे होते हैं, दे आर कॉल्ड एज नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। कौन से एक्सपेंसेस? नॉन नॉन ऑपरेट, ऑपरेट। कोई बताओ, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऐसे होंगे जिसका माल बना के बेचने से कोई लेना देना नहीं, ऐसे कौन कौन से खर्चे होता है? डेप्रिसिएशन, हाँ प्यारे दोस्त, Loss डेप्रिसिएशन on नॉन sale of ऑपरेटिंग है। अच्छा एक बार बता भाई, प्लांट एंड मशीनरी लेके आया, एक बार सब सुनना प्यारे दोस्तों, कोई मुझे बताओ डेप्रिसिएशन ऑपरेटिंग है या नॉन ऑपरेटिंग? सब देखो, कोशिश करो मेरे भाई ने एक अच्छा। ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग operating. प्यारे दोस्तों, प्लांट लेके आया, प्लांट के ऊपर डेप्रिसिएशन लग रहा है, वो तो माल बनाने के कारण लग रहा है, तो डेप्रिसिएशन इज नॉट अ नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, इट्स अ वेरी मच ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। प्यारे दोस्तों, मैं एक लिखता हूँ Loss on फाइनेंशियल। sale of fixed asset. हाँ, ये अच्छा एग्जांपल था। फाइनेंशियल कॉस्ट क्या थी, कोई याद दिलाओ ना? इंटरेस्ट हाँ, ऑन इंटरेस्ट बोरिंग्स। ऑन डिबेंचर। प्यारे दोस्तों, फिर ध्यान से सुनना, कोई बताओ फिक्टिशियस एसेट्स बैलेंस शीट में नहीं होती या होती है? फिक्टिशियस एसेट, झूठी एसेट बैलेंस शीट में नहीं होती या होती है? होती है। होती होती है, है, छोड़ते हैं या प्रॉफिट से राइट ऑफ कर देते हैं? प्रॉफिट से राइट राइट ऑफ ऑफ, तो करते हैं। फिक्टिशियस एसेट्स राइट ऑफ, मैं इसके थोड़ा डिटेल में ले चलूं क्योंकि ये बार बार आएगा, अब बड़े ध्यान से सुनना। प्यारे दोस्तों, मैं इसको फिक्टिशियस एसेट्स राइट ऑफ को समझाने के लिए बैलेंस शीट पे लेके गया आपको। कोई मुझे बताओ, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर क्या होता है? फिक्टिशियस एसेट। हाँ, फिक्टिशियस एसेट्स होती है, मतलब तो बताओ दोस्त, क्या क्या भला है ये? अगर कोई टाइम से पहले बिल डिस्काउंट करा ना देते ना, हैं बिल है तो ही नहीं भैया, डिवेंचर है। 100 वाले को 90 में 100 वाले का सर्टिफिकेट हमने कितने रुपए में बेच दिया? 90 रुपए में बेच दिया। अरे 100 वाला सर्टिफिकेट 90 रुपए में बेचा तो फायदा हो गया या घाटा हो गया? सब बोलो, सब बोलो, प्रॉफिट या लॉस? घाटा। घाटा। कितने रुपए का लॉस हुआ? 10 रुपए का, 10 रुपए का। प्यारे दोस्तों, इसकी लाइफ 1 साल है या कई साल है? डिवेंचर 10 साल के लिए इशू किया तो इसकी लाइफ 1 साल है या 10 साल है? 10 साल। 10 साल लाइफ है, तो प्यारे दोस्तों, लायबिलिटी में दिखाऊं या असेट्स में दिखाऊं? पीएनएल के डेबिट में डालूं या असेट्स में डालूं? बोलो बोलो बोलो। असेट्स में, हाँ, दैट इज कॉल्ड फिक्टिशियस सेट्स। सोच करो, ये 1 लाख मेरे डिबेंचर थे, हर एक डिबेंचर पे 10 लाख का घाटा हुआ, कोई बता दो टोटल घाटा कितने लाख का हो गया? 10 लाख, प्यारे दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से सुनना, ये डिबेंचर की शुरुआत भी है, डिबेंचर में तो हम ये बहुत पढ़ेंगे। ये डिबेंचर मैंने इशू किए 5 साल के लिए। दोबारा बताना, कितने साल के लिए? 5 साल, तो कोई मुझे बताओ, ये घाटा 1 साल का है या 5 साल का है? अगले 5 साल होगा, प्यारे दोस्तों, ईच ईयर का घाटा बता दो। 2 लाख, हाँ, 10 लाख घाटा है अगले 5 सालों का, तो 1 साल में घाटा होगा 2 लाख। तो मैं हर साल क्या करूंगा प्यारे दोस्तों, यहां से 2 लाख हटाऊंगा और पीएनएल के डेबिट में डालता रहूंगा ना। यहाँ कोई बताओ, हाँ, तो 5 साल में कोई बताओ, ये डिस्काउंट ऑन डिवेंचर का घाटा रहेगा या गायब हो जाएगा? गायब हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड डिस्काउंट ऑन डिवेंचर राइट ऑफ। कोई भी फिक्टिशियस एसेट राइट ऑफ होगी तो पीएनएल के डेबिट में आएगी। डिस्काउंट ऑन डिवेंचर को राइट ऑफ क्या, ये माल बनाने का खर्चा है या उसके अलावा खर्चा है? नॉन ऑपरेटिंग हाँ, एक्सपेंसेस, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। मेरे एक भाई पढ़ने ने बड़ा अच्छा एग्जांपल और लिया था, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। कोई भी फिक्स्ड एसेट बेची तो उसके ऊपर घाटा हो गया, दैट इज कॉल्ड लॉस। ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं प्यारे दोस्तों। जब कोई बताओ इस अकाउंट को बैलेंस करेंगे, तो पहले कोई मुझे बताओ, प्रोविजन फॉर टैक्स कहीं और आता है या इसी में आता है? प्रोविजन, इसी में ही सरकार को आता जो है, टैक्स देना है वो। आखिरी में जब मैं बैलेंस करूंगा तो प्यारे दोस्तों, मेरा क्या बचेगा, कुछ और या नेट प्रॉफिट?
नेट प्रॉफिट मैं नेट प्रॉफिट पुट कर दूंगा अपॉन सेल इनटू 100। कोई बताओ नेट प्रॉफिट रेशो बढ़ रही है, 10% से 15% हो गई, घट गई या बढ़ गई, देख के बताओ, बढ़ गई। बैड या गुड? गुड। प्यारे दोस्तों 15% से 5% की रह गई, गुड या वेरी बैड? वेरी बैड। वेरी बैड। तो क्या होता है इस रेशो का, घटना अच्छा होता है या बढ़ना अच्छा होता है? बढ़ना अच्छा होता किस है। टर्म में रेशो को निकालेंगे, किसी और में या परसेंटेज में? परसेंटेज में। दिस इज वेरी सिंपल, वेरी स्मार्ट। प्यारे दोस्तों मेरे को लगता है तुम्हें ग्रॉस प्रॉफिट रेशो आ गया होगा, नेट प्रॉफिट रेशो आ गया होगा। मैं आपसे एक काउंटर आ गया तो मैं इसके रिगार्ड में एक छोटी सी चीज आपसे पूछता हूं, बड़े ध्यान से सुनना। मैं इसको इरेज करता हूं और इन दो रेशो के रिस्पेक्ट में ही एक स्मार्ट सी चीज, बहुत स्मार्ट सी चीज है, बहुत बारी एग्जाम में आ चुकी, उसको काउंटर कर रहा हूं। अगली अगली रेशो नहीं लेके आ रहा, हालांकि अगली रेशो बहुत स्मार्ट वाली है। प्यारे दोस्तों दोनों रेशो बिल्कुल आसान सी नहीं है या है, सब बताओ, है ना? Yes. है। हाँ। अब जरा देखना भैया, मैं आपको एक चीज बोला, कॉस्ट ऑफ सेल इज 30% ऑफ सेल, फाइंड ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। प्यारे दोस्तों 70%। बड़ा मजेदार है। कोई बताओ ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालनी है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला तो बताओ, सब ट्रेडिंग बोलो। अमाउंट। Gross profit upon net sales. ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल इनटू 100। प्यारे दोस्तों दो चीज चाहिए मुझे, दोबारा देख के बताओ बोर्ड में, क्या दो चीज चाहिए? ग्रॉस प्रॉफिट इन सेल। अरे ये तो पापी क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, कुछ भी तो रुपीस में दिया नहीं, जब पेपर में आया लोग कहे गलत क्वेश्चन आया, हॉल एग्जामिनेशन हॉलों में खलबली मच गई। स्मार्ट क्वेश्चन है, बहुत स्मार्ट है। पता नहीं कोई बोला था ट्रेडिंग अकाउंट बना तो लूं, डालूं क्या, कुछ भी तो दे नहीं रखा। कोई बताओ ना कैसे निकालूं? आप सर एक्स दिमाग ले से लेंगे। सोचेंगे तो सारे बता सकते हैं, सबके पास दिमाग है, छठी क्लास के कंसेप्ट से हो जाएगा ये। सर एक्स ले लेंगे और फिर 30/100 इंटू एक्स कर लेंगे वहाँ पे। अच्छा मेरा एक भाई कहता है एक्स ले लो, बहुत बढ़िया, मेरा भी सुझाव ऐसा ही है, मैं उसके साथ साथ चलता हूँ। किसको एक्स मानूं दोस्त? सर कॉस्ट ऑफ सेल को। फिर तू गलती पे है प्यारे दोस्त। Sale. सर सेल को। प्यारे दोस्तों सेल सब का। सुनना, कॉस्ट ऑफ सेल कितना थी? 30% ऑफ सेल। अगर सेल पता होती तो मैं उसका 30% निकाल लेता, सेल मिसिंग है, इसीलिए कोई बताओ किसको मैं एक्स मान लूं? सेल को मान। लेट कर लेता हूँ, सेल को मैं एक्स माना, रुपीस का सिंबल भी लगा दूं ना। तो प्यारे दोस्तों कोई मुझे बता दो कॉस्ट कितनी आ गई? 30% ऑफ एक्स ना, बोले तो 0.30x। अब कोई ध्यान से सुनना, अभी कॉस्ट आ गई है, मैं आई गॉट द कॉस्ट। कोई मुझे बताओ, मुझे इस क्वेश्चन को करने के लिए सेल चाहिए, कॉस्ट चाहिए, ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए। ग्रॉस अब Profit. इन्हीं चीजों से ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालूं, कोई प्यारा बताओ ना। शेयर माइनस कॉस्ट Minus ऑफ cost. हाँ बहुत बढ़िया मेरे दोस्तों, सेल माइनस कॉस्ट ऑफ सेल। अरे सेल कितनी थी कोई बता दो? एक्स। X. कॉस्ट ऑफ सेल अभी निकाली थी, कोई बता दो भाई। 0.30x। वेरी गुड, घटा के कोई जानकार हो तो बताओ ना। 0.7x। 0.70x। सो प्यारे दोस्तों आई गॉट द ग्रॉस प्रॉफिट। ये रुपीस में आया या नहीं आया? आया नहीं, पर काम चल जाएगा, मैं फॉर्मूले में पुट कर रहा हूं, ध्यान से दे जाओ क्वेश्चन में ऊपर फॉर्मूले में। कोई बता दो ग्रॉस प्रॉफिट कितनी थी? 0.7 सेल 0.70x। कितनी मानी थी? एक्स अरे बताओ ये एक्स पापी बचा या कट गया? कट गया। अरे रेशो कितनी परसेंट आ गई, सब बता दो ना। 70%। प्यारे दोस्तों बताओ कोई फॉर्मूले लगाए या केवल छठी क्लास के लॉजिक लगाए? छठी क्लास का अरे लॉजिक। बस इतना सही है, बस लॉजिक से सोचना है, फॉर्मूले से रट्टा मार के नहीं चलना प्यारे दोस्तों। ऐसी ही चीजें आएंगी जो कंसेप्ट से आएंगी, तो कंसेप्ट पे कंसंट्रेट करना है सभी मेरे मित्रों को। चलता हूं दोस्तों, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो के बाद आगे चलता हूं। थोड़ा सा और एक बताऊं, चलो आगे की क्लासेस में लेंगे, क्वेश्चन के साथ जब प्रैक्टिस करेंगे तब इसकी बहुत डीपर चीजों को लेंगे। मैं अगली तीसरी रेशियो पे चलता हूं, नोट्स बनाते चलना प्यारे दोस्तों। मेरी नेक्स्ट रेशियो है आज की ऑपरेटिंग रेशियो, थर्ड। कोई बता दो टर्नओवर रेशियो चल रही है या प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो चल रही है? Profitability ratio. पहले अब इसको जरा ध्यान से सुनना।
मैं आपसे एक चीज कहता हूँ, बड़े ध्यान से सुनना। ऑपरेटिंग रेशियो का कंसेप्ट को बेसिक समझाने के लिए हम एक छोटी सी कहानी को डेवलप करेंगे। पहले चाहूंगा किसी भी मेरे भाई बहन को इसका फॉर्मूला पता है तो बताओ ना। प्यारे दोस्तों, वर्ड आ रहे हैं यहाँ ऑपरेटिंग। कोई बताओ, ऑपरेटिंग का मतलब माल बनाकर बेचने तक का। माल बनाकर बेचने तक की कमाई होती है या खर्चा होता है? ऑपरेटिंग प्रोसेस में तो खर्चा होता है। तो कोई बताओ, ये प्रॉफिट की रेशियो है या खर्चे की रेशियो है? ये प्रॉफिट की रेशियो नहीं है प्यारे दोस्तों, ये खर्चे की रेशियो है। अच्छा, कौन से खर्चे आ रहे हैं? माल के बेचने के या बनाकर बेचने तक के खर्चे? बनाकर बेचने तक का। प्यारे दोस्तों, माल के बनाने के खर्चे को कहते हैं कॉस्ट ऑफ सेल। क्या कहते हैं? कॉस्ट ऑफ। कोई बताओ, कॉस्ट ऑफ सेल किस अकाउंट से निकलती है? पीएनएल से या ट्रेडिंग अकाउंट से? ट्रेडिंग। हाँ, इससे प्यारे दोस्तों ट्रेडिंग अकाउंट से निकलती है। आजकल का इसका नया नाम है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो डर मत जाना, एक ही बात है। मैं अब इतना बड़ा नहीं लिख रहा, पर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या कॉस्ट ऑफ सेल या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कोई फर्क नहीं। जो मैंने माल बनाकर बेचा, उस माल को बनाने की लागत आ गई। प्यारे दोस्तों, अब उसको बेचने जाएंगे तो ऑफिस के खर्चे आएंगे, एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे आएंगे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे आएंगे। इन तीन खर्चों को कोई जोड़ के बता दो, क्या कहते हैं? तेज से बोलो। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। कोई दोबारा बताना, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में तीन खर्चे कौन कौन से जुड़ते थे? ऑफिस एक्सपेंसेस, दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। प्यारे दोस्तों, दिस इज कॉल्ड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ये अब मैंने यहाँ पे लिखा था ऑपरेटिंग रेशो, तो माल बनाकर बेचने तक के सारे खर्चों की रेशो थी, तो मैंने सारे खर्चे ऊपर लिख लिए। कोई बताओ नीचे क्या लिखूं? सारे प्रॉफिट का की फैक्टर क्या था, या सारे खर्चों का की फैक्टर क्या था? सेल। सेल के बदले पेपर में क्या लिख के आओगे ज्यादा अच्छे वाला? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। प्यारे दोस्तों, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अच्छा, मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ, सब बताना। प्यारे दोस्तों, एक बार पेपर में आया, दे दी ग्रॉस सेल 4 लाख, कैश सेल 3 लाख, नेट सेल 5 लाख। पता नहीं कौन सी लूं। नेट। हाँ, नेट सेल में सब आ गया ना प्यारे दोस्तों। सो खैर, मैं इसको वापस रब कर लूं और अपने बेस कंसेप्ट पे वापस आ जाऊं। प्यारे दोस्तों, ऊपर आते हैं, कॉस्ट ऑफ सेल प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। कोई दोबारा बताओ, मेरी कौन सी रेशियो चल रही है, टर्नओवर या प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो? प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। प्यारे दोस्तों, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में ये खर्चे क्यों ले रहे हैं, किसी के मन में क्वेश्चन हो सकता है, तो बड़े ध्यान से सुनिए। प्यारे दोस्तों, सरकार सभी बिजनेस पीपल से, सभी सैलरीड पर्सन से टैक्स नहीं लेती है, टैक्स लेती है? लेती है। अब सब बताना, सब सोच के बताना, गवर्नमेंट की हैसियत से बनाना, इंडिविजुअल की हैसियत से नहीं। जब सरकार टैक्स लेती है तो लोग टैक्स ज्यादा देने की कोशिश करते हैं, कम देने की कोशिश करते हैं? कम देने के लिए वो अपना प्रॉफिट जानबूझ के बढ़ा के दिखाते हैं या घटा के दिखाते हैं? घटा के। अब प्यारे दोस्तों, विंडो ड्रेसिंग करते हैं। अब सरकार इस विंडो ड्रेसिंग से बचने के लिए सरकार ने एक नायाब नुस्खा निकाला। सरकार कहती है, जी मैं आपके प्रॉफिट को नहीं जानती, आपका प्रॉफिट कुछ भी हो, आप जो बता रहे हो ठीक है, जमा करो, उसको मैं चेक करूंगी तुम्हारे खर्चों से। किधर से करेंगे, किससे करेंगे? तो सरकार ने कह दिया प्यारे दोस्तों, अगर 1 साल के भीतर, अब ध्यान से सुनना, हिंदुस्तान के अंदर हमारी टोटल पॉपुलेशन के अंदर केवल 30 से 40 लाख लोग ऐसे हैं जो टैक्स फाइल करते हैं, बाकी टैक्स फाइल ही नहीं करते। अब सरकार इनको कैसे पकड़े? तो सरकार ने आमदनी का हिसाब रखना बंद कर दिया। सरकार ने कहा, अगर 1 साल के भीतर आपने अपने बच्चों की पढ़ाई पर, एजुकेशन पर 1 लाख रुपए से ज्यादा खर्च किया है, तो आपकी इनकम टैक्स रिटर्न होनी चाहिए। और आपकी इनकम टैक्स रिटर्न नहीं है तो सरकार आपको कटघरे में खड़ा कर देगी, आपको बुला लेगी, आपके अगेंस्ट केसेस चलने लग जाएंगे। प्यारे दोस्तों, 1 लाख खर्चा, ध्यान से सुनते रहना, कंडीशन है। ये था किसके ऊपर? एजुकेशन के ऊपर। अब हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग ऐसे करते थे, पब्लिक स्कूल के अंदर बच्चे जाते थे। कोई बता सकता है इंडिया के अंदर मिनिमम टैक्स रिटर्न की मिनिमम स्लैब क्या है? जीरो के बाद कितने से स्लैब शुरू होता है टैक्स का? 5 लाख।
5 लाख तक। प्यारे दोस्तों, अगर बच्चों की एजुकेशन पे 1 लाख पे से ज़्यादा खर्च किया गया है, तो इसका मतलब उसकी इनकम पक्का, क्योंकि रोटी, कपड़ा, मकान, रहने के लिए और भी बहुत चीज़ चाहिए, उसने ज़्यादा कमाया होगा, इसलिए सरकार कहती है यू मस्ट बी अ टैक्सेबल पर्सन। फिर प्यारे दोस्तों कहती है सरकार इलेक्ट्रिसिटी के लिए, अगर आपका बिजली का बिल 1 साल के अंदर 2 लाख से ज़्यादा आ गया, तो आपकी रिटर्न होनी चाहिए। आपने बैंक से ट्रांजैक्शन एक पर्टिकुलर ईयर में 10 लाख से ज़्यादा कर दी, तो इसका मतलब आपकी रिटर्न होनी चाहिए, आपको इनकम टैक्स फाइल करना चाहिए। बताओ, ये सरकार ने टैक्स की हेराफेरी रोकने के सिस्टम बनाए, गलत बनाए या सही बनाए? सही बनाए। प्यारे दोस्तों, क्या हम कमाई को कमाई से ही नाप सकते हैं या खर्चों से भी पता लगा सकते हैं? खर्चे से पता लगा सकते तो हैं। प्यारे दोस्तों, किसी इंसान को देखना हो, उसकी अमीरियत को देखना हो, तो कमाई से नहीं पता चलेगी, उसके खर्चों से बहुत ज्यादा पता चल जाएगी। और यहाँ ऑपरेटिंग रेशियो में हम यही चीज देख रहे हैं। सो प्यारे दोस्तों, दोबारा बात करते हैं, कॉस्ट ऑफ सेल प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अपॉन सेल इनटू 100। अब यहाँ पर थोड़ा डीपर चलते हैं। कोई याद दिलाओ, हालांकि अभी हम पिछले फर्स्ट फॉर्मूले में कॉस्ट ऑफ सेल को चर्चा में ले चुके, लेकिन दोबारा बताओ, कॉस्ट ऑफ सेल का क्या मतलब? कुछ और या जो माल बेचा उसकी लागत? माल बेचा उसके लागत। प्यारे दोस्तों, सेल में से क्या घटा दूं कि उसकी लागत आ जाए? ग्रॉस प्रॉफिट। हाँ, बड़ा लॉजिक सा है। सेल में कॉस्ट और प्रॉफिट दो तो चीजें जुड़ी हैं, ग्रॉस प्रॉफिट घटा दिया तो आ गया भैया कॉस्ट ऑफ सेल। प्यारे दोस्तों, एक तरीका और देखना, एक तरीका अभी हमने जस्टिफाई किया था, ओपनिंग स्टॉक, को याद दिलाओ ना आगे, प्लस Purchase. परचेजेस Direct. प्लस Direct. डायरेक्ट या मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस माइनस ये आ गया वो माल जो पूरे साल हमारे पास पिछले साल का या इस साल बनाया, इसमें से जो माल बच गया वो घटा दूं, तो मेरे प्यारे दोस्तों कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगा ना। प्यारे दोस्तों, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कॉस्ट ऑफ सेल। अब मैं आगे चलता हूं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। कौन से एक्सपेंसेस? 3 एक्सपेंसेस आते थे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में, याद दिलाओ कौन कौन से? ऑफिस एक्सपेंसेस प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस प्लस Selling and distribution expenses. अच्छा, मैं कुछ एग्जांपल देता हूं, आप मुझे बताना वो इसमें आएगा या नहीं आएगा। प्यारे दोस्तों, ऑफिस रेंट आएगा। प्यारे आएगा। दोस्तों ध्यान से सुनना, अपने मैनेजर को रहने के लिए हमने किराए का घर दिया, उसका किराया भरा 5,000 रुपया, आएगा। किस साइड में आएगा तीनों में से? ऑफिस। ऑफिस। नहीं, मैनेजर को दिया तो एडमिनिस्ट्रेटिव कहलाएगा। सो प्यारे दोस्तों, फिर आगे चलता हूँ, ऑफिस का एक लैपटॉप खरीदा ऑफिस के लिए, गुड गुड गुड, किस में आएगा? ऑफिस एक्सपेंडिचर। आर्यन सोच के बोल प्यारे, ऑफिस के लिए एक लैपटॉप खरीदा, क्या बैलेंस शीट में आएगा। हाँ, ये तो FX बैलेंस शीट में आएगा, ये खर्चा है ही नहीं प्यारे, 1 साल से ज्यादा की लाइफ है। अच्छा, उस लैपटॉप को रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए 500 रुपए दिए किसी वर्कर को बुला करके, किसी टेक्नीशियन को बुला के। अब बताओ ये किस में आएगा? अभी नहीं आएगा इसमें। अब आएगा, क्योंकि ऑफिस एक्सपेंसेस है, ऑफिस की रिपेयर एंड मेंटेनेंस तो ऑफिस एक्सपेंसेस में आएगी ना भैया, बोल नहीं आएगी क्या? यस सर। प्यारे दोस्तों, अब बड़े ध्यान से सुनना, जरा ध्यान से जवाब देना, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी आएगा या नहीं आएगा? आएगा। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। प्यारे दोस्तों, पहले 11वीं के तुम्हारे पाप उड़ा दूं, कोई बताओ, ध्यान से सुनना, 11वीं में ट्रेडिंग अकाउंट और P&L अकाउंट बनाते थे, डेप्रिसिएशन कहाँ डालते थे? P&L। ठीक है जी, 11वीं तक के लिए जब A फॉर एप्पल चल रहे थे तब बात जब समझ में आती थी, लेकिन अब मैं समझता हूँ मेरे मित्र गहरे हो गए हैं तो गहरे से समझेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट में कुछ और डालते हैं या माल बनाने के खर्चे डालते हैं? कोई याद दिलाओ। माल बनाने के। और उसके अलावा के सारे खर्चे यहाँ पे आएंगे P&L में। कोई बताओ, प्लांट एंड मशीनरी कहीं और लगती है या मैन्युफैक्चरिंग हब्स, जहाँ मैन्युफैक्चरिंग हो रही होती है वहां पे लगती है? वहाँ पे लगती तो है। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी ज्यादा अच्छा क्या होगा, P&L में डालूं या ट्रेडिंग में डालूं? ट्रेडिंग में डाल दो। लॉक करना प्यारे दोस्तों, ये डीपर बात है, 11वीं में जो पढ़ते थे वो मोटे तौर पे सही था, लेकिन अभी हम और गहराई से कर लें। अब मैं एक बार दोबारा आपसे, समझाओ। प्यारे दोस्त, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट है, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी है, ये तो माल बनाने का खर्चा है, मशीन घिस रही है बना रहे हो तो इट शुड नॉट बी एंटर्ड इनटू द P&L। इंस्टेड ऑफ एंटरिंग इनटू P&L यू शुड पुट इट इनटू द ट्रेडिंग अकाउंट बिकॉज इट्स योर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। क्या ये समझ में आ गया दोस्त? ओके सर। सर अगर ये बिल्डिंग में लगे तो?
हाँ, ये तो मेरा अगला क्वेश्चन है, ये तूने मेरे मन की बात पकड़ी। अब मैं कहता हूँ डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर, अब बताओ कहाँ डालोगे? ऑफिस एक्सपेंसेस, हाँ, अब ऑफिस एक्सपेंसेस में। डेप्रिसिएशन ऑफ ऑफिस बिल्डिंग, अब ये P&L में आएगा और ऑफिस एक्सपेंसेस में आ रहा है। सो प्यारे दोस्तों, आप गहराई से समझ रहे होंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अच्छा, मैं अब बोलता हूँ इंटरेस्ट ऑन लोन, बताओ आएगा क्या? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। हाँ प्यारे दोस्तों, ये ऑपरेटिंग में नहीं आएगा। सो प्यारे दोस्तों, बड़े ध्यान से इसको जोड़ना और ध्यान से बनाना है। अच्छा, अब इसके हमने कॉस्ट ऑफ सेल के बाबत बात करी, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के बाबत बात करी, अब थोड़ा ओवरऑल रेशियो के बारे में बात सर करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को मिलाकर के डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं। नहीं दोस्त, मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेटिंग में तो मैन्युफैक्चरिंग और नॉन मैन्युफैक्चरिंग दोनों आते हैं। सर मैन्युफैक्चरिंग तो हम ट्रेडिंग में डालते हैं, ऑपरेटिंग हम P&L में डालते हैं। मैं पूछ रहा बिल्कुल। हूँ कि इन दोनों को मिलाकर के हम डायरेक्ट कह सकते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। नहीं नहीं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस तो खाली ट्रेडिंग में आते हैं, P&L में तो आए नहीं आज तक। आए क्या? नो सर। फिर वो आपकी भाषा गलत। सो प्यारे दोस्तों, बड़े ध्यान से सुनना। किसी की हमने ऑपरेटिंग रेशियो निकाली, लास्ट ईयर निकलती थी 80%, कितने परसेंट निकलती थी? 50% अब निकल रही है 90%। बताओ अच्छी है या बुरी है? बुरी है। हाँ प्यारे दोस्तों, ऑपरेटिंग रेशियो तो बोले तो खर्चा है, या तो खर्चा बढ़ गया, इट इज नॉट गुड, इट इज बैड। प्यारे दोस्तों, दूसरा केस, किसी की पिछले साल 80% थी, अब 60% रह गई, बैड या गुड? गुड। गुड। सो प्यारे दोस्तों, Good. ऑपरेटिंग रेशियो का बढ़ना अच्छा होता है या घटना अच्छा होता है? घटना। प्यारे दोस्तों, सारी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का बढ़ना अच्छा होगा, खाली ये देख लो ये खर्चे की रेशियो है, इसीलिए घटे तो अच्छा होगा, बढ़े तो बुरा होगा ना। यहाँ सो हाँ। प्यारे दोस्तों, इसकी नेक्स्ट रेशियो है चौथी, बहुत शानदार है, दैट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। कौन सी रेशियो चिल्ला के बोलो? ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। आज की क्लास का टाइम बहुत जल्दी निकल जाता है, टॉपिक इतना शानदार है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। अगली क्लास